हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पहले हमने त्राइन की लड़ाई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पानीपत के युद्ध और उनके प्रभाव। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। अब है इसका इंट्रोडक्शन। लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी अपने स्वभाव से घमंडी शासक था। उसके समय तक दिल्ली सल्तनत की अंतिम सांसें ले रही थी, यानी कि वो पतन की ओर जा रहे थे। उसके शासनकाल के दौरान भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। ये राज्य अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये संपूर्ण घटनाक्रम 16वीं सदी का है। इसी सदी के में पुरानी दुनिया में बहुत सी युग परिवर्तनकारी घटनाएं घटित हुई। भारत भी इसका अपवाद नहीं था। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का लाभ बाबर ने उठाया और यहाँ 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। हरियाणा के इतिहास में पानीपत के युद्धों का काफ़ी महत्व है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर तुर्की भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बब्बर शेर। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश से संबंध रखता था, जबकि माता की ओर से चंगेज खां के मंगाल वंश से। इस तरह उसकी नसों के में मध्य एशिया के 2 शूरवीर वंशों का खून दौड़ता था। भारतीय इतिहास में उसे मुगल कहा जाता है। वह 11 वर्ष 4 महीने की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर अपने साम्राज्य का विकास करना चाहता था, लेकिन उसके गृह अक्षेत्र के आसपास इसकी संभावना न के बराबर थी। इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान भारत की ओर लगाया। भारत की उस समय की राजनीतिक दशा के बारे में उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था, अपितु यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे। प्रत्येक अपने आप को सम्राट समझता था। उसने भारत की ओर प्रस्थान किया। भारत में इस समय अफगान वंश का शासक इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। वह शासन पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। इन परिस्थितियों में 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई, जिसके कारण भारत से अफगान वंश का अंत हो गया और एक नए वंश मुगल शासन की शुरुआत हो गई। पानीपत के पहले युद्ध ने शासन की दृष्टि से एक युग बदल दिया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने शासन की बागडोर 1540 ईस्वी तक संभाली। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बांट दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे चौसा 1539 तथा बिलग्राम 1540 ईस्वी के युद्धों में शेर खां से हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत से भाग गया तथा दिल्ली में शेर खां ने शेर शाह सूरी के नाम से शासन करना शुरू कर दिया। इस तरह भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दोबारा अपना राज्य वापस लेने की कोशिश की। हुमायूं ने बैरम खां की मदद से सरहिंद तथा मच्छीवाड़ा के युद्धों में अफगानों को हरा दिया और दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन हुमायूं ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सका, क्योंकि 1526 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आदिल शाह के मंत्री हेमू ने इस अवसर का लाभ उठाकर आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके शासन करने लगा। इस कारण से 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हेमू तथा अकबर के बीच युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में हेमू की हार हुई तथा पानीपत के मैदान में एक बार फिर से मुगलों को भारत का स्वामी बना दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई। अहमद शाह अब्दाली भारत से बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहता था,
इस धन से अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता था। उसे इस बात का अच्छी तरह से पता था कि भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह इस समय आक्रमण करके आसानी से अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। दिल्ली में राजनीतिक सत्ता के कमज़ोर होने का लाभ जहां अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली उठाना चाहता था, वहीं इसी तरह की चाहत मराठे भी रखते थे। वे तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे तथा यहाँ पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दिल्ली में मुगल सत्ता अब नाम मात्र की रह गई थी, इसीलिए इस घटनाक्रम में वह मात्र दर्शक बने हुए थे। इन परिस्थितियों में एक बार फिर से पानीपत का मैदान युद्ध के लिए सज गया। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को दोनों पक्ष मराठा और अफगान के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना गया। इसमें मराठों को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। जो इस युद्ध से पहले पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, वे इस लड़ाई के बाद कहीं के भी नहीं रहे। अब है पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में 16वीं सदी की शुरुआत से दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया था, जिसके कारण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र रूप से स्थापित होने लगे थे। भारत में अक्षत्रिय विद्रोह की शुरुआत फिरोज तुगलक के शासनकाल से ही शुरू हो गई थी। 15वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने भारतीय राजनीति तथा अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया था। बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण करने की सोची, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से उसके अनुकूल थी। उसने स्वयं भी अपनी आत्मकथा में इस बात की उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक दिल्ली में केंद्रीय सत्ता लगभग शक्तिहीन हो चुकी थी। कहने को यह कि एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन वास्तव में यह केवल दिल्ली के आसपास के इलाकों तक ही सीमित होकर रह गया था। इस पर लोधी वंश के अफगान शासक शासन कर रहे थे। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ पर सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। उसने दरबारियों तथा अधिकारियों पर अनुशासन थोपना शुरू कर दिया। वह अपने अमीरों से दरबारी शिष्टाचार और कठोर अनुशासन का पालन करवाने लगा। जो उसकी आज्ञा नहीं मानता था, उसे वह कठोर दंड देता था। इस तरह से उसके अपने लोग ही उसके विरोधी बन गए और उसने अपने शासन की नींव को अपने आप ही कमज़ोर कर दिया। इस युद्ध के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां हैं वह कौन कौन सी थी, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन सी थी? पहला है साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा। बाबर अपने स्वभाव से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह शुरू से ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने 3 बार समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह एक बार भी सफल नहीं हुआ। एशिया में असफल होने के बाद उसने अपना ध्यान वहां से हटाकर भारत पर लगा दिया, क्योंकि भारत की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां उसके अनुकूल बनी हुई थी। दूसरा कारण है भारत की दयनीय राजनीतिक दशा। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों तक भारत की राजनीतिक दशा बहुत ही खराब थी। इस समय पूरा भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के बीच आपस में विरोध तथा ईर्ष्या इतनी ज़्यादा थी कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस समय की 2 मुख्य शक्तियां मेवाड़ का राणा सांगा तथा दिल्ली का इब्राहिम लोधी दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। इसीलिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का यह सबसे अच्छा अवसर लगा। तीसरा कारण है भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत इस समय की आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न देश था। भारत की अपार धन संपदा के बारे में उसने काबुल के व्यापारियों से सुन रखा था। उसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपार संपत्ति की जरूरत थी, जो बिना भारत के पूरी नहीं हो सकती थी। अगला है बाबर की धार्मिक कट्टरता। बाबर धार्मिक दृष्टि से एक पक्का सुन्नी मुसलमान था। वह काफिरों के देश पर हमला करके वहां इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। वह भी मोहम्मद गोरी तथा महमूद गजनवी की तरह इस्लामिक इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूतों के खिलाफ लड़ाइयों में बाबर ने धार्मिक कट्टरता के प्रमाण दिए हैं। अब है बाबर की सैनिक योग्यता। सैनिक कौशल की दृष्टि से बाबर एक अच्छा सेनापति था। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं था। मध्य एशिया में मिलने वाली लगातार असफलताओं ने उसे परिपक्व सेनापति बना दिया था। मध्य एशिया में पराजित होने के बाद उसने विशाल सेना का निर्माण किया था। उसके द्वारा उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा जैसे तोपचियों को अपनी सेना में भर्ती किया। उसने अपनी सेना में एक कुशल व तेज तर्रार घुड़सवारों का दस्ता विशेष रूप से तैयार किया। इस शक्तिशाली सेना के दम पर उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अगला पॉइंट है बाबर की मध्य एशिया में असफलता। शुरू में बाबर मध्य एशिया में ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसे 3 बार प्रयास भी किए, लेकिन तीनों ही बार उसे असफलता मिली। अगला पॉइंट है अफगान अमीरों और सरदारों का निमंत्रण। दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के व्यवहार से बहुत से अफगान अमीर तथा सरदार नाराज थे। वे किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह के अमीरों व सरदारों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। अब है पानीपत की लड़ाई का घटनाक्रम कि किस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई। 1524 ईस्वी में बाबर ने भारत पर अपना चौथा आक्रमण किया था। इस लड़ाई में बाबर ने जल्द ही लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद दौलत खां लोधी सोच रहा था कि बाबर उसे सारा पंजाब सौंपकर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। इससे नाराज होकर उसने बाबर के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन वह असफल रहा। बाबर अपनी सेना का कुछ भाग लाहौर में छोड़कर वापस काबुल चला गया। बाबर जब अपने दोनों निमंत्रणकारियों को सजा देना चाहता था, इसीलिए अपनी सैनिक तैयारियां इस बार पंजाब की अपेक्षा दिल्ली को ध्यान में रखकर ही की। भारत पर अपने 5वें आक्रमण की शुरुआत में उसे दौलत खां लोधी का सामना करना पड़ा। दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए एक बड़ी सेना का निर्माण किया हुआ था, लेकिन बाबर के आने की खबर से ही वह डर गया और भागकर होशियारपुर के किले में चला गया। उसकी सेना बिखर गई। उसने इस स्थिति को देखते हुए बाबर के पास संदेश भेजा कि यदि वह उसे माफ़ कर दे तो वह उसका साथ देगा। बाबर ने उसे माफ़ कर दिया। इस प्रकार बिना संघर्ष के बाबर का पंजाब पर अधिकार हो गया। पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा। उसे इब्राहिम लोधी से टक्कर लेने के लिए पानीपत का मैदान उपयुक्त लगा। दिल्ली पर विजय प्राप्त करना उसके लिए आसान हो गया। बाबर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इब्राहिम लोधी से नाराज अमीर व सरदार उससे आकर मिलने लगे। बाबर ने उन सब का सम्मान किया। युद्ध के बाद उन्हें पुरस्कार देने की बात भी कही। इस समय बाबर के पास राणा संग्राम का भी संदेश आया, जिसमें लिखा हुआ था कि वह इस लड़ाई में उसका सहयोग करेगा। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर अपनी सेना सहित पानीपत के मैदान में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसकी सेना ने मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी। पड़ाव के दाहिने ओर पानीपत का नगर था और बाईं ओर वो सुरक्षित करने के लिए उसने खाइयां खुदवा दी, उनमें वृक्ष कटवाकर गिरवा दिए। बीच में उसने 700 छकड़े खड़े करवाकर उन्हें आपस में गीले चमड़े की रस्सियों से बंधवा दिया। इनको जरूरत के समय आगे पीछे किया जा सकता था। इस तरह बाबर ने युद्ध के लिए काफ़ी हद तक तैयारियां कर ली थी। मोर्चाबंदी के पीछे तोपों को लगाया गया था, जिसका दायां पक्ष उस्ताद अली तथा बायां पक्ष मुस्तफ़ा नामक तोपचियों के पास था। बाबर की 25,000 की सेना का मुकाबला करने के लिए दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी 1 लाख सेना लेकर दिल्ली से पानीपत की ओर रवाना हुआ। एक ओर तो वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के साधन तथा निराशा की अवस्था में भी साहस दिखाने वाले सैनिक थे, तो दूसरी ओर मध्यकालीन ढंग के सैनिक थे जो नेजाबाजों तथा धनुर्धरों की अव्यवस्थित भीड़ लगाए हुए खड़े थे।
इब्राहिम लोदी ने जल्दबाजी में अपनी सेना के संगठन पर ध्यान नहीं दिया था। उसे सिर्फ संख्या आधारित सेना पर ही घमंड था। उसका मानना था कि उसकी 1 लाख की सेना शत्रु को बिना ही किसी योजना के परास्त कर देगी। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही, लेकिन इस दौरान किसी ओर से भी युद्ध करने की शुरुआत नहीं की गई। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने सैनिकों को शत्रु सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। बाबर के कुशल रणकौशल तथा भयंकर तोपखाने ने अफगान सेना में भगदड़ मचा दी। बाबर की सेना ने 3 ओर से अफगान सेना को घेर लिया। इस युद्ध में अफगान सेना के एक बड़े भाग सहित इब्राहिम लोदी भी काल का शिकार हुआ। यह किस्मत का ही खेल था कि जिस सल्तनत का उदय इस स्थान से थोड़ी दूर तराइन में हुआ था, उसका पतन पानीपत के मैदान में हो गया। बाबर की सेना ने केवल आधे दिन में ही पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की दया से यह कठिन कार्य मेरे लिए सुगम हो गया और दिल्ली की शक्तिशाली फौज को आधे दिन में ही धूल में मिला दिया गया। विजय प्राप्त करने के बाद भी लगभग 7 दिनों तक बाबर इसी भूमि पर रहा। इस दौरान उसका निवास स्थल पानीपत नगर रहा। वहां से प्राप्त सभी अस्त्र शस्त्रों, धन तथा अन्य सैन्य सामग्रियों को उसने अपने अधिकार में ले लिया। उसने पानीपत भूमि को माथा लगाकर चूमा तथा इस अवसर पर दान दक्षिणा का एक दौर चला। नगर में सम्मानित व्यक्तियों को स्वयं उसने अपने हाथ से इनाम बांटे। इस युद्ध में सहायता करने वाले उगली को पानीपत का हाकिम नियुक्त किया गया। बाबर ने मानवता का नमूना पेश करते हुए इब्राहिम लोदी के शव को कब्र में दफनाया तथा उसकी याद में एक कब्र का निर्माण भी करवाया। इस स्थान की पवित्रता को देखते हुए यहाँ एक बाग, मस्जिद तथा तालाब का भी निर्माण करवाया गया। बाद में यह बाग काबुली बाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब है पानीपत की लड़ाई के प्रभाव कि क्या क्या प्रभाव पड़े। पहला है लोदी वंश का अंत। पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश का सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश दोनों के शासन का एक साथ ही अंत हो गया। दूसरा पॉइंट है दिल्ली सल्तनत का पतन। दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत तो फिरोज तुगलक के शासनकाल के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध के परिणाम ने इसके ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के नाम पर चलने वाला शासन उसी मैदान के करीब दम तोड़ गया जहां से उसकी तराइन की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक सिद्ध हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की ऐतिहासिक जीत ने दिल्ली सल्तनत को केवल इतिहास का एक अध्याय बनाकर ही छोड़ दिया। अगला पॉइंट है मुगल वंश की स्थापना। पानीपत के मैदान में जीतने के बाद दिल्ली तथा आगरा के क्षेत्र बाबर के हाथों में आ गया। अपने बेहतरीन प्रयासों से आखिरकार दिल्ली का बादशाह बनने में सफल रहा और 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में बाबर ने अपने नाम से खुतबा पढ़कर अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। अगला पॉइंट है बाबर के बुरे दिनों का अंत। बाबर एक साम्राज्य की स्थापना के लिए वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। उसे मध्य एशिया में बार बार हार का सामना करना पड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम ने एक साथ उसे सभी बुरे दिनों का अंत कर दिया था। अगला पॉइंट है नई युद्ध प्रणाली का जन्म। सैनिक संगठन की शक्ति से भी पानीपत के पहले युद्ध का काफ़ी महत्व है। बाबर के आक्रमण के समय तक भारतीय मध्यकालीन सैनिक परंपरागत से ही युद्ध कर रहे थे। बाबर ने केवल 12,000 सैनिकों, जो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, से इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को हरा दिया था। उससे उसके वैज्ञानिक स्वरूप का ज्ञान हमें मिलता है। उसने इस युद्ध में तुलगमा सैनिक विधि का प्रयोग किया था, जिससे भारतीय परिचित नहीं थे। इस पद्धति में तेजी से घूमने वाले घुड़सवार सैनिक, स्थान बदलने में सक्षम तोपें तथा अन्य बारूद प्रयोग करने वाले साधनों का प्रयोग किया गया था।
बाबर ने ही इस वैज्ञानिक सैनिक पद्धति से ही भारतीयों को अवगत कराया था। इस युद्ध के बाद बाबर की सफलता के बाद भारत में भी तेज तर्रार घुड़सवारों, तोपों तथा बारूद का काफ़ी महत्व बढ़ गया था। अब है तुर्क अफगानों में नया उत्साह। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत की सत्ता तुर्क अफगानों के हाथों से निकलकर मुगल के हाथों में चली गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। अपनी खोई हुई सत्ता को वापस प्राप्त करने के लिए उनमें नया उत्साह भर गया था। अगला है मंडारों का विद्रोह। हरियाणा में स्थानीय सरदारों ने अब तक बाबर की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया था। 1530 ईस्वी में कैथल में मोहन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करके स्थानीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बाबर ने कुली हमदान के नेतृत्व में 3000 सैनिकों को इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा और इस लड़ाई में मुगल सैनिक टुकड़ी की हार हुई। इस हार के बाद बाबर ने नौरंगबेग तथा तरसेम के नेतृत्व में एक और सैनिक टुकड़ी भेजी। इस बार मंडारों की हार हुई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। अब है पानीपत में बाबर की सफलता के क्या कारण थे। पहला कारण था बाबर का व्यक्तित्व, दूसरा था इब्राहिम लोदी में युद्ध के अनुभव की कमी, तीसरा कारण था इब्राहिम लोदी की अप्रियता, चौथा कारण था बाबर का जो तोपखाना था और बाबर के योग्य सेनापति, गुप्तचर सेवा का प्रयोग, अफगानों का नैतिक पतन और भारतीय शक्तियों का सहयोग न मिलना, मुगल सेना का रण कौशल। 1 सप्ताह का समय। बाबर तथा इब्राहिम लोदी दोनों की सेनाएं लगभग 1 सप्ताह तक एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी। इसमें बाबर को अपनी मोर्चाबंदी को और मजबूत करने का समय मिल गया। बाबर ने इन दिनों में अपनी मोर्चाबंदी को अभेद बना लिया था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने जमकर आराम फरमाया और उन्हें यह यकीन हो चुका था कि युद्ध नहीं होगा। तो बच्चों, ये था हमारा पानीपत का पहला युद्ध, उसके क्या प्रभाव पड़े और उनके क्या कारण थे और बाबर की जो सफलता के थे वो क्या कारण थे।